हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कि इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो पहले हम बात करेंगे माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1825 में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेंजीन को आइसोलेट किया था। इन्होंने उसकी वेपर डेंसिटी 39 बताई, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया C6H6। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए अगस्ट केकुले। इन्होंने कुछ 1865 में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिए बेंजीन रिंग को लेके, जैसे कि बेंजीन रिंग हेक्सागन होती है, उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं सारे कार्बन एक्सेट्रा। इस टाइप की उन्होंने कुछ बातें बताई थी जिनको हम फ्यूचर में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो हम उसको 3 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला टाइप हो जाता है ऑब्वियसली हमारा केकुले स्ट्रक्चर। दूसरा टाइप हो जाता है केमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो वैसे भी हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से भी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप आंसर्स लिखते हो तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बहुत अच्छा तरीका होगा कि हम इसे 3 तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले तरीके की। पहला तरीका है कि हम इसे केकुलेस स्ट्रक्चर के तरीके से एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को। तो अभी थोड़ी देर पहले भी सुना कि केकुले ने क्या क्या पॉइंट दिए थे, हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो केकुले ने दिया था वो ये था कि जो बेंजीन होती है वो हेक्सागन होती है, राइट। तो हेक्सागन आपको पता ही है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि बेंजीन जो होती है 6 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन भी कर सकते हैं। देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा एंड छठा कार्बन, राइट। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि हर कार्बन एटम जो होता है वो एक हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, ठीक है, राइट। तो सारे ही कार्बन एटम्स जो हैं एक हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड हैं, यहाँ आप देख सकते हो। चौथा इन्होंने पॉइंट क्या बताया कि हर कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये अल्टरनेटिव बॉन्ड्स हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि हर कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स इसमें मिलते हैं, जिनको हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनको कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी कहा गया। और ये जब हम, क्योंकि ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इन्होंने केकुलेज ने बताया था, इसीलिए कई बार हम इसको केकुलेज फार्मूला के नाम से भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, केकुलेज फॉर्मूला, ओके। तो ये तो हो गया केकुले स्ट्रक्चर, जिसको हमने केकुलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें कि जो केकुले स्ट्रक्चर दिया था जो केकुले ने, वो प्योरली क्या था, थ्योरेटिकल था, ठीक है। उसका कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये जो इन्होंने अपना थ्योरी दी थी वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल थी। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इसको वो नहीं कर पाए थे कि वाकई ये हेक्सागन दिखता है या इसमें 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि जब तक हमने
कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को यूज़ किया आज के ज़माने में या फिर फर्दर फ्यूचर में जब भी इस पर एक्सपेरिमेंट हुए, तो उसमें उन्होंने सही केकुले को सही पाया कि हाँ भाई वाकई ये हेक्सागन के शेप में दिखाई देता है। जब हम इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखेंगे या कैसे भी, वो आप फ्यूचर में डेफिनेटली पढ़ोगे। फिलहाल के लिए बस ये था कि मैं आपको यही कहूँगी कि इसमें एक चीज़ ये भी आप मेंशन करोगे कि केकुलेज स्ट्रक्चर को लेके उस टाइम पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए, बिकॉज उनकी जो स्टडी थी वो स्ट्रक्चर थ्योरी थी सिर्फ, ठीक है, उसका कोई एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं था, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट रहा, बिकॉज ऑफ उस समय पर कोई भी केमिकल बॉन्ड वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को कैसे हम केमिकल स्ट्रक्चर बना के उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ बेंजीन रिंग। पहले एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। हर कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच होता है। ये सारी बातें भी हम केमिकल स्ट्रक्चर में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, राइट। तो क्या क्या बातों पे हमें इसमें ध्यान देना होगा। पहली चीज हम देखेंगे इसमें बॉन्ड एंगल क्या है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। हमको पता है ना, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उस समय जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 अराउंड होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो जो बॉन्ड एंगल है और डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट हम मेंशन इसमें करेंगे बॉन्ड लेंथ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ की, क्योंकि हम यहाँ पर कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ देख सकते हैं। पहले तो हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ओके। एक जगह ये भी देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। तो ये हमारे हो गए, इस इतने टाइप की हमें बॉन्ड लेंथ एक बार देखनी है। तो अगर हम कार्बन और कार्बन के बॉन्ड लेंथ के बीच की बात करें तो वो होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन एंड कार्बन के बीच की 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग और कार्बन और हाइड्रोजन 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि जब आप एक्सपेरिमेंटली जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई ओवरऑल बेंजीन की, सॉरी, तो ये पाया गया कि जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ थी वो कॉमन थी, और वो कितनी मिल रही थी, अराउंड 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर ये भी हम कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेगा 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंटल डेटा में कि ये जो बॉन्ड लेंथ थी ये कॉमन मिल रही थी सबके लिए। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखने वाली बात है, इसको हम डेफिनेटली अभी थोड़ा सा आगे बढ़कर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि जो इसकी कॉमन कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 1.39 सॉरी एंड 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें कितने अब हम सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स बोले तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं इसमें,
6 सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए, जो कि किसके, कौन से वाले 6 सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है इस समय, कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो ये हमें 6 दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड्स कौन से वाले, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये भी हमें कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। ठीक है, और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिग्मा बॉन्ड की बात। अच्छा, इसमें एक चीज हम और क्या मेंशन कर देंगे कि इसके आगे हम लिख देंगे प्लेनर हेक्सागन, क्योंकि जब इसको एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो ये पाया गया कि ये प्लेनर हेक्सागन होता है। ठीक है, प्लेनर नेचर का होता है। तो ये हमारी बात हो गई है इस समय बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पी ऑर्बिटल्स के बारे में इनके। ठीक है, क्योंकि प्लेनर नेचर में पी ऑर्बिटल्स हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे कि नेक्स्ट वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे होगा। ठीक है, हमें पता है कि एक कार्बन, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। ठीक है, तो यहाँ हम 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग में। ठीक, तो ये 6 हमारे पास 6 कार्बन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी, चौथा, पांचवा एंड छठा। ठीक है, कहीं से भी अभी हमने इसको काउंटिंग कर ली है, कोई बात नहीं। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो मान लो इस कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला ये हो गया इसका एक, ठीक, बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ शेयर किया और एक सिग्मा बॉन्ड ये शेयर किया। तो इस कार्बन का बीच में एक सिग्मा बॉन्ड की ऐसे शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही इसकी जो तीसरा शेयरिंग हो रही है वो हो रही है यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ये 6 हाइड्रोजन एटम जो हर एक कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिग्मा बॉन्ड्स के लिए है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको पाई बॉन्ड के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे होता है, हम सबको पता है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे डम्बल शेप, ये 6 ये हेक्सागन बना हुआ है हमारा, इसमें डम्बल शेप में अरेंज्ड है ये पी ऑर्बिटल्स। तो जब आप रिप्रेजेंट करते हो कि बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ यहाँ ऐसे आप डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हो ना। तो यही है पी ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन, पाई बॉन्ड्स का रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग को सबको पता है कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं, जैसे अब ये एस ऑर्बिटल था, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि सर्कुलर शेप होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसी एरिया में मूव कर रहे होंगे। बट अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें जो कि डम्बल शेप होता है, तो इसके जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनके पी ऑर्बिटल्स के एंड्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब ऐसा अरेंजमेंट होता है और पास पास में देखिए कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाता है कि जब हम ऊपर से इसे देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिलकर एक रिंग जैसी बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, जैसे कि ये रिप्रेजेंट किया गया। कई बार आपको मिलेगा यहाँ पर कि डोनट शेप बन गया, देखिए 2 डोनट्स बन गए हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये हमारा जो p ऑर्बिटल्स या फिर ऑर्बिटल पिक्चर है बेंजीन की, वो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम सिग्मा बॉन्ड्स की तरह से के एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम p ऑर्बिटल के एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं। अब होता क्या है, ये जो क्लाउड इलेक्ट्रॉन का बन गया चारों तरफ, ठीक है, ऊपर भी और रिंग के नीचे भी, इसकी वजह से क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग जो होती है बहुत ही स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब, स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप एलिफेटिक कंपाउंड्स में देखते थे कि आपने ब्रोमीन मॉलिक्यूल से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराई तो आपको एडिशन रिएक्शंस मिल गई। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा कि इसमें एडिशन रिएक्शन मिल जाए। मतलब कहने का यह है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं देता है। तो एक पॉइंट अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो कि अगर हम एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो जो बेंजीन होता है वो नहीं देता है। ठीक है, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाते हैं ऊपर और नीचे रिंग के, वो उस बेंजीन को एडिशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो जो बेंजीन रिंग होगा एडिशन रिएक्शन नहीं देगा और क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम किनारे किनारे लगे हुए हैं वो इनका ये यहाँ से रिमूव होके कुछ सब्स्टिट्यूट यहाँ पर लग सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन जो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। दूसरी चीज जो हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी, जिसके लिए हम आपको बोल रहे थे कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला है, कि बॉन्ड लेंथ वाली बात। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इंडिविजुअली 6 हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और हमें पता है कि दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, फिर भी जब हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं तो जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो कॉमन आ रही है सबकी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है कि जो बेंजीन है ना, इसमें अब आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते रहते हैं हर समय। ठीक है, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते जा रहे हैं, लगातार ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं। तो इनके मूव होने की वजह से ये जो आप डबल बॉन्ड्स देख रहे हो बेंजीन के अंदर, ये जो आपके डबल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, तो ये एक जगह नहीं रुकते हैं, ये कंटिन्यूअसली चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो सारे बॉन्ड्स हैं ये आपस में अरेंजमेंट कर लेते हैं। चलो कि हम ऐसा करते हैं कि ना तेरी ना मेरी डबल बॉन्ड्स को हमने डबल और सिंगल बॉन्ड मिलके उस बॉन्ड लेंथ को डिवाइड कर लेते हैं। तो कुल मिला के सबके पास कितना कितना बचता है, 1.5, 1.5। ठीक है, तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो हमें कितने बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? चलो ऐसे काउंट कर लेते हैं एक बार, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 6 तो ये बन गए, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे 9 हमारे पास बन गए हैं। लेकिन अगर अब हम हाफ हाफ सबको डिवाइड कर देते हैं, चलो सबको आधा आधा, एक्चुअल में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो जब हम इसे काउंट करेंगे आधा 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 6 बार में, तो ये भी क्या बनेंगे, 9 बॉन्ड्स ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 9 बॉन्ड्स थे। अभी हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस रिंग के अंदर की बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि हर कार्बन एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमें ऑलमोस्ट सेम दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया आपका ऑर्बिटल पिक्चर बेंजीन की, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और कैसे केमिकली आप इस थ्योरी को, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पर जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने आपको मेंशन करने के लिए भी बोला था। पहला पॉइंट ये हो गया कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों टाइप के बॉन्ड होने के बावजूद भी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबकी सेम है कार्बन कार्बन की।
तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये नोट कर लोगे, कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है सबके लिए, ठीक है, सारे कार्बन कार्बन के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो स्टेबल होती है, जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देती है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप अच्छे वाले हैं, इनको नोट करके रखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं कैसे आप रेजोनेंस के स्ट्रक्चर की हेल्प से बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब रेजोनेंस इन बेंजीन को हमें एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली जब डेटा कलेक्ट किया गया तो क्या क्या पॉइंट्स हमें मिले, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंटली एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से साइंटिस्ट लोगों ने देखा बेंजीन के स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने देखा कि अरे केकुले तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो कार्बन जो सेक्सेट बना हुआ है, ये 6 कार्बन एटम का ये जो है वो ऐसा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का है, ठीक है। और लेकिन एक चीज एक्सरे डिफ्रेक्शन से ये बहुत क्लियर हो गई कि ये जो सेक्सेट बना हुआ था वो फ्लैट था, राइट। तो वो फ्लैट दिख रहा था और उसके अंदर कोई ऐसे बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे थे, इस टाइप से ऐसे वाले बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे थे, जबकि क्या दिखाई दे रहा था, एक रिंग जैसी दिखाई दे रही थी। तो अगर हम ऊपर से देखें, जो हमने अभी ऊपर पी ऑर्बिटल वाला डिस्कस किया था, तो हम देखें अगर ऊपर से, अगर ऊपर भी रिंग है और नीचे भी रिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो कुछ इस टाइप से वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बातें एक्सपेरिमेंटली क्लियर हो गई। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो क्लियर हुई, पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ऐसा दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या क्लियर हुई इससे, कि सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ थे ना, जो हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट भी किया ऊपर, जितनी भी कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ दिख रही थी ना, वो कितनी दिख रही थी, 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये देखा कि ये कॉमन थी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिख रही हो। तो सारी के सारे कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो सेम दिखाई दे रही थी, यहाँ लेंथ लिख लीजिए, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि जो केकले थे उन्होंने रेजोनेंस को समझाने में, रेजोनेंस को समझने में हम सबके लिए 80% कंट्रीब्यूट किया। अगर हम ऐसे देखें तो इन्होंने पहले ही एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया था, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि केकुले ने जो स्ट्रक्चर दिए रेजोनेंस के, वो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं इस रिसर्च के लिए, ठीक है। लेकिन दीवार्स ने भी स्ट्रक्चर दिए जो कि सिर्फ 20% ऑफ रिसर्च ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब जो रेजोनेंस इन बेंजीन बताई गई केकुलेस के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू दीवार स्ट्रक्चर के। दीवार ने, पहले हम देखते हैं दीवार ने क्या स्ट्रक्चर दिए थे, फिर हम आते हैं केकुले रेजोनेंस के बारे में। तो दीवार ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर दिए। क्या दिए, चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन्होंने चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर दिए, जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार, यहाँ बीच में आपको कई जगह ये लाइंस भी दिखाई देंगी, ठीक है, इस चार्ज की जगह पर यहाँ चार्ज नहीं दिखेगा, लाइंस भी दिखाई देंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ये इतनी इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इस थ्योरी के लिए। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे किसकी तरफ, केकुलेज स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है केकुलेज स्ट्रक्चर में रेजोनेंस के अंदर। यहाँ हम क्या देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि क्या होता है,
ये जो रेजोनेंस का मतलब होता है कि हमें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बॉन्ड है ये मूव करता रहता है। अभी आपको ये बॉन्ड 1 और 6 के बीच में दिखाई दे रहा है, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है 1 और 2 के बीच में। तो ये क्या हो रहा है, ये सब क्या होता है? तो हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जो हमारा बॉन्ड 6 और 1 के बीच में था, अब हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? वो 1 और 2 के बीच में। उसके बाद जो हमारा 2 और 3 के बीच में था, वो अब हमें 3 और 4 के बीच में दिखाई दे रहा है। जो हमारा बॉन्ड 4 और 5 के बीच में था, वो अब हमें 5 और 6 के बीच में दिखाई दे रहा है। और ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूअसली क्या होती है, चलती ही रहती है। और इस वजह से जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हमें किसी भी उसमें दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है? ऐसा। ठीक है। तो इतना मूवमेंट हो रहा है इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कि जब एक्स रे डिफ्रैक्शन से इसको देखा गया तो वो हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आपने जैसे आपने ऊपर बनाया था कि आपने सारी जगहों पे यहाँ पे कार्बन शो कर रहे थे, ठीक है, तो ये तो आपने केमिकल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है। जहां हमने स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया तो समझो किसकी बात हो रही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। रेजोनेंस जो कि शो कर रहा है स्ट्रक्चर, उसकी बात हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और अच्छा, रेजोनेंस के बारे में हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे बेंजीन के। तो कैसे हम सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन होती है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम फ्यूचर के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस में फ़िलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए इतना ही बताएं, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।